हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है जी द स्ट्रगल ऑफ मेकिंग मुगल आजम। और अभी हमने पिछले दिनों मधुबाला जी के ऊपर एक वीडियो की और आप लोगों की तरफ से इतने मैसेजेस आए कि अगर आपने ये वीडियो की है तो आप मुगल आजम के ऊपर जो वीडियो बनी हुई है उसको भी ज़रूर देखें। सो मेरा ख्याल है कि आज की वीडियो भी फुल ऑफ सरप्राइजेस होने वाली है। सो हम पहले से अपनी फिंगर्स को क्रॉस कर लेते हैं और चलते हैं, वीडियो देखते हैं। चलिए, से पहले वीडियो को स्टार्ट करें। चैनल में नहीं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। 1960 को रिलीज हुई द मोस्ट ग्रैंड एंड द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म मुगले आजम, जिसको वर्ल्ड सिनेमा में वन ऑफ द बेस्ट फिल्म माना जाता है। इस फिल्म की ये कहानी थी कि बादशाह अकबर के बेटे सलीम को प्यार हो जाता है उनके दरबार में नाचने वाली एक लड़की अनारकली से, मगर बादशाह अकबर को ये प्यार बिल्कुल ही मंजूर नहीं था और बाप बेटे में एक जंग हो जाती है। और ये फिल्म इतनी ग्रैंड थी कि 1960 में 1.5 करोड़ के बजट में ये फिल्म बनी थी और इस फिल्म ने ऑल ओवर इंडिया 5.5 करोड़ कमाए और इसका वर्ल्ड वाइड कलेक्शन था 11 करोड़। इन्फ्लेशन तुम जोड़ लो, समझ जाओगे कि ये फिल्म कितनी ग्रैंड थी। मगर मुगले आजम बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इनफैक्ट डायरेक्टर के आसिफ को 16 साल लग गए इस फिल्म को खत्म करने में और बात यहाँ तक पहुंच चुकी थी कि प्री प्रोडक्शन के टाइम इस फिल्म को ड्रॉप करने का प्लान बन गया था, क्योंकि जिस फिल्म को बनने में 16 साल लग गए, कैन यू इमेजिन उसे कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी होगी। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में अबाउट द स्ट्रगल ऑफ मेकिंग मुगले आजम। हर एक चीज जो थी वो मुगले आजम के वो बड़ी थी। तो जब मुगले आजम का नाम हम सुनते हैं तो हमें सिवाय बड़प्पन के और एक बहुत ह्यूज कैनवस के दृश्य के और कुछ हमारे नजर आता है। 1944 में डायरेक्टर के आसिफ ने इस फिल्म को बनाने के बारे में सोचा, जब मुगले आजम को उन्होंने अडेप्ट किया था एक प्ले से जिसका नाम था अनारकली, जिसे लिखा था इम्तियाज अली ताज ने। और के आसिफ जी की सिर्फ एक ही डिमांड थी, परफेक्शन एट एनी कॉस्ट। जिसके बाद उन्होंने इस फिल्म को लिखने के लिए 5 राइटर्स की टीम बनाई, जिसमें वो खुद इंक्लूडेड थे। और उस टीम में बड़े बड़े राइटर्स थे जैसे कि वजाद मिर्जा और कमाल अमरोही। और कमाल अमरोही ने आगे जाके एक बहुत बड़ी ग्रैंड फिल्म बनाई थी पाकीज़ा, जिसे खुद बनने में 14 साल लग गए थे, जिसपे खुद एक अलग वीडियो बन सकती है एंड मे बी इन फ्यूचर जरूर ये वीडियो आएगा। कि मेरे पिताजी ने भी एक दिन के लिए इस फिल्म में काम किया था। He wanted to be an actor many years ago, which I got to know later. लेकिन उन्होंने इतनी गंदी एक्टिंग की कि आई थिंक आसिफ साहब ने कहा बेटा तुम एक्टिंग मत करो, तुम एक्टर पैदा करो। वापस स्टार्ट किया। जहां ऑलरेडी काफी वक्त निकल चुका था तो उन्होंने डिसाइड किया कि इस फिल्म के कास्ट को रिकास्ट करेंगे और तभी पृथ्वीराज कपूर बने बादशाह अकबर, दिलीप कुमार जी बने सलीम और मधुबाला बनी अनारकली। और आज ये ट्रायो आइकॉनिक है इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में। मगर के आसिफ जी मधुबाला की कास्टिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्हें लगता था कि मधुबाला इस रोल के लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन मधुबाला से मिलने के बाद वो फाइनली कन्विंस हो गए कि मधुबाला अनारकली के रोल के लिए परफेक्ट है। और फाइनली इतने सारे स्ट्रगल के बाद 1952 में इस फिल्म का प्रोडक्शन वापस शुरू हो गया। अगला हर्डल था इस फिल्म का बजट, जहां ऑलरेडी के आसिफ जी का डिमांड था परफेक्शन, जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी थे। कहा जाता है कि के आसिफ जी ने देश भर के कोने कोने से इस फिल्म के लिए प्रॉप्स मंगाए। दिल्ली से टेलर्स आए इस फिल्म के कॉस्ट्यूम को बनाने के लिए, सूरत से एम्ब्रॉयडरी करने के लिए लोग आए, हैदराबाद से इस फिल्म के जेवर मंगाए गए, राजस्थान के लोहारों से इस फिल्म के हथियार बनाए गए और ऐसे अलग अलग कोनों से ऐसे कई सारे प्रॉप्स आए, जिसकी वजह से इस फिल्म का बजट बढ़ गया। फिल्म में एक सीन है जहाँ पे जमीन पे मोती गिराए जाते लगातार, उस सीन में नकली मोती का इस्तेमाल हो रहा था।
मगर के आसिफ जी उस सीन से बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे। उन्होंने उस सीन के लिए लिटरली असली मोती मंगाए, सिर्फ परफेक्शन के लिए, जिसने बजट ऑब्वियसली इंक्रीज कर दिया। इस मोती की कीमत अदा की जाए। वहीं साथ साथ के आसिफ जी ने मधुबाला को इस फिल्म के लिए 1 लाख रुपए दिए थे। जब फिल्म का गाना प्यार किया तो डरना क्या शूट होना था, तो के आसिफ जी की सिर्फ एक डिमांड थी कि लाहौर के शीश महल का रेप्लिका बनाया जाए, और पूरी क्रू लग गई उसका रेप्लिका बनाने में, और ये पूरे गाने का बजट बन गया 10 लाख रुपए। जहाँ उस जमाने यानी कि 1960s में 5 से 10 लाख में एक मूवी शूट हो जाती थी। सोचो एक गाने का बजट 10 लाख हो गया, जो उस जमाने के स्टैंडर्ड से बहुत ज्यादा ही हाई था। उसी के साथ साथ शीश महल का सबसे बड़ा एक इशू हो रहा था उसे लाइट करना, जहाँ ऑलरेडी शीश महल का रेप्लिका बहुत बड़ा था और कितनी भी लाइट्स लगा ली जाए वो ठीक से लिट अप नहीं हो रहा था, जिसमें सबसे बड़े इशू दे रही थी उस सेट के आईने। रंग बहुत सारे, सतरंगी सेट था और उसमें जगह जगह वो शीशे लगे हुए थे, और उन शीशों में स्टूडियो की लाइट्स से प्रेरणा पाकर के समझिए कि वो शीशे जो थे वो रोशनियों से खिलवाड़ कर रहे हैं। उस पे मोम की एक परत भी चढ़ाई गई, पर तब भी इशू फिक्स नहीं हुआ। उसके बाद डायरेक्टर के आसिफ ने ब्रिटिश डायरेक्टर डेविड लीन से हेल्प मांगी, जिन्होंने खुद ये सेट देख के बोल दिया कि ये इम्पॉसिबल है, मगर के आसिफ ने ठान ली थी कि वो इस सेट को लिट अप करके रहेंगे। फिर आर्ट डायरेक्टर डी माथुर ने इन सारे मिरर्स पे एक कपड़े की लेयर चिपका दी, जिससे ये रिफ्लेक्शन का इशू बहुत बढ़िया वे में हैंडल हो गया। और कहा जाता है कि 500 ट्रक के हेडलाइट और 100 रिफ्लेक्टर्स लगे इस सेट को लिट अप करने में। नो वंडर इस गाने का बजट बहुत ज्यादा ही बढ़ गया। फिल्म में और भी कई सारे शूट के टाइम इश्यूज आए, जैसे कि पृथ्वीराज कपूर का ये ओपनिंग शॉट, जहाँ पे पृथ्वीराज कपूर तपती धूप की जलती रेत पे नंगे पांव चलते दिखेंगे। My father had varicose veins. He had problem with his feet. But for that particular scene, he shot in that hot sun on the sand and barefoot. इसके वजह से पृथ्वीराज कपूर के पैरों में छाले पड़ गए थे, और ये देख के आसिफ ने खुद जूते उतार दिए अपने, और वो खुद पूरे सेट पे नंगे पांव घूमे। मगर पृथ्वीराज कपूर के पैर में छाले पड़ गए, जिसके बाद उन्हें डायलॉग्स बोलने में बहुत ज्यादा ही इश्यूज हुए, मगर येट उन्होंने अपने सारे आइकॉनिक लाइंस बड़े आसानी से डिलीवर किया। इतनी अच्छी लिखी हुई वो फिल्म है कि मुझे तो लगता है कि वो आज भी उर्दू के इंटरमीडिएट क्लासेस में उसकी स्क्रिप्ट जो है लिटरेचर में पढ़ाई जानी चाहिए। मुगले आजम में डायरेक्टर के आसिफ जी को अगर कुछ और परफेक्शन चाहिए था तो वो था इसका म्यूजिक। मुगले आजम का हर एक गाना बहुत ही ग्रैंड है, जिसे शूट करने में लिटरली काफी सारा वक्त गया, और साथ में उसके म्यूजिक को प्रोड्यूस करने में अलग ही वक्त और मेहनत गई। डायरेक्टर के आसिफ इस फिल्म के म्यूजिक के लिए नौशाद जी को लेना चाहते थे, जिसके लिए डायरेक्टर के आसिफ जी नौशाद जी के घर नोटों भरी बैग लेके पहुंच गए। नौशाद जी वो नोटों की बैग देख के चिढ़ गए और उन्होंने उस बैग को विंडो के बाहर फेंक दिया। उसके बाद के आसिफ जी ने नौशाद जी से माफी मांगी और वो मान गए, और वो एग्री किए इस फिल्म के म्यूजिक को डायरेक्ट करने के लिए, और उन्होंने फीस सिर्फ 1 रुपए रखी। मुगले आजम जब तक बना है 10 साल तक मोहन स्टूडियो में वो चटाई पर सोते थे जमीन पर, जैसे तपस्या कर रहा हो कोई। के आसिफ जी को मूवी में एक ग्रैंड आवाज देने के लिए उस वक्त के बहुत मशहूर सिंगर बड़े गुलाम अली खान साहब जी का आवाज चाहिए था, जिसके लिए वो उनके पास गए, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया, कहते हुए कि वो फिल्मों में गाने नहीं गाते। के आसिफ जी लगातार जिद पे अड़े रहे कि वो हाँ कर दे। उनकी लगातार जिद देख के बड़े गुलाम अली खान साहब ने कहा कि मैं इस फिल्म के लिए 25,000 रुपए चार्ज करूंगा। उस वक्त बड़े बड़े सिंगर्स जैसे कि मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर एक गाने के लिए 400 से 500 रुपए चार्ज करते थे, तो जाहिर सी बात है 25,000 रुपए बहुत बड़ी अमाउंट थी। अगर के आसिफ जी मान गए, कहते हुए कि आप ग्रैंड है तो आपकी फीस भी ग्रैंड होनी चाहिए, और उन्होंने उसी वक्त 10,000 रुपए एडवांस दिए उन्हें, जिसे बड़े गुलाम अली खान साहब मना नहीं कर पाए, और उन्होंने इस फिल्म में 2 गानों में अपनी आवाज दी, शुभ दिन आयो और प्रेम जोगन बनके। वही साथ साथ फिल्म में लता मंगेशकर जी और मोहम्मद रफी जी ने आवाज दी, और फिल्म के लिए 20 गाने बने, पर इन 20 गानों की वजह से फिल्म का ड्यूरेशन बहुत ज्यादा लंबा होते जा रहा था, जिसे कट करके फाइनली 12 गाने रखे गए इस फिल्म में। ऑल्सो प्यार किया तो डरना क्या लिटरली 105 गाने रिजेक्ट होने के बाद फाइनलाइज किया गया था, जिसे लता मंगेशकर जी ने गाया था। कहा जाता है कि लता मंगेशकर जी को इस गाने के लिए एक परफेक्ट रिवर्ब नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने जाके इस गाने को बाथरूम में रिकॉर्ड किया, जहां उन्हें एक परफेक्ट रिवर्ब मिला। प्यार किया तो डरना क्या। तुम सबको ये बात तो पता ही होगा कि मुगले आजम ब्लैक एंड व्हाइट में शूट हुई थी, मगर इस फिल्म के प्रोडक्शन के वक्त इंडिया की पहली टेक्निकलर फिल्म झांसी की रानी रिलीज हुई, जिसे के आसिफ जी देख के इतने फैसिनेट हुए
कि उन्होंने प्यार किया तो डरना क्या गाना टेक्निकलर में शूट किया और उससे वो इतने इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने प्लान किया कि वो सारी फिल्म को वापस रीशूट करेंगे टेक्निकलर में, लेकिन वक्त और पैसा काफी ज्यादा जा चुका था और प्रोड्यूसर्स ने उन्हें ये मूव करने से रोका। इस फिल्म में क्लाइमैक्स में एक वॉर सीन है जिसे शूट करने के लिए एक बहुत बड़ी क्रू चाहिए थी। तो डायरेक्टर के आसिफ ने उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर कृष्ण मेनन से बात किया और फिल्म के क्लाइमैक्स के वक्त लिटरली इंडियन आर्मी के जयपुर रेजिमेंट का इस्तेमाल हुआ, जिसमें लिटरली 8000 लोग थे जो राजस्थान की गर्मी में गर्म रेत पे शूट हुआ, जहाँ 2000 ऊंट, 400 घोड़े और कई सारे हाथियों का इस्तेमाल हुआ। इस शूट के दौरान गर्मी सबसे बड़ी इशू थी, काफी लोग इससे डिहाइड्रेट हो गए, काफी लोगों को परेशानी हुई, जिसमें से सबसे बड़ा इशू हो रहा था हाथियों को हैंडल करना, जो तोप की आवाज से डर जा रहे थे और इसकी वजह से डिलेस पे डिलेस हो रहे थे। और दिलीप कुमार साहब को तपती धूप की गर्मी में पूरा आर्मर पहन के इस सीन को शूट करना पड़ा, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो शॉट काफी परफेक्ट आया। अनारकली हमारे हवाले कर दो। इस फिल्म को शूट करते वक्त एक और इशू आया, वो था इस फिल्म का रोमांटिक सीन शूट करना, जहाँ पे मधुबाला उस सीन को ढंग से पुल ऑफ नहीं कर पा रही थी। इसका रीजन था सेट पे मौजूद उनके फादर। मधुबाला के फादर हमेशा उनके साथ शूट के टाइम सेट पे रहते थे और मधुबाला ये सीन करने में काफी अनकंफर्टेबल थी। तो डायरेक्टर के आसिफ जी ने प्लान बनाया। उन्हें पता चला कि उनके फादर पत्ते खेलने का शौक रखते हैं, तो उन्होंने अपने पब्लिसिस्ट को कहा डेली वो उनके साथ पत्ते खेले और डेली हारे, जिससे वो सेट से काफी देर दूर रहते थे और मधुबाला जी ने ये शॉट परफेक्टली दिया और आज तक फिल्म इंडस्ट्री में इसे वन ऑफ द बेस्ट रोमांटिक सीन्स माना जाता है। Famous feather scene. I mean, nobody can forget these things, you know. They're going to remain in the archives and they're going to be in our minds forever. फिल्म के शुरुआती दिनों में मधुबाला जी और दिलीप कुमार जी रिलेशनशिप में थे और फिल्म के शूट के दौरान ही दिलीप कुमार जी ने मधुबाला जी को शादी के लिए पूछा था, लेकिन मधुबाला जी के घर वाले दिलीप कुमार जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उनके कहने पे मधुबाला ने दिलीप कुमार जी का शादी का प्रपोजल ठुकरा दिया, जिसके पीछे एक अलग ही कहानी है और उस पे एक वीडियो एक दिन मैं जरूर बनाऊंगा, जिसकी वजह से इन दोनों का रिश्ता खत्म हो गया था। फिल्म के आखिरी दिनों में दोनों के बीच बिल्कुल भी बातें नहीं होती थी और बहुत ही ऑकवर्डनेस रहता था। इनफैक्ट पर्सनल इशू के आसिफ के साथ भी हुआ, या के आसिफ जी की शादी दिलीप कुमार जी की बहन से हुआ था और दोनों के बीच में काफी अनबन चल रही थी, जिसमें दिलीप कुमार जी ने जब कुछ कहा तो के आसिफ जी और दिलीप कुमार जी के बीच में झगड़ा हो गया और दिलीप कुमार जी इतने नाराज हुए कि वो इस फिल्म के प्रीमियर पे बिल्कुल भी नहीं गए। इनफैक्ट उन्होंने 10 साल तक इस फिल्म को बिल्कुल भी नहीं देखा। ऐसा क्यों किया तुमने? इसी तरह फिल्म को ग्रैंड बनाने के चक्कर में कई सारे डिलेस पे डिलेस होते रहे। परफेक्शन के चक्कर में बजट इतना बढ़ गया कि फिल्म का बजट बन गया 1.5 करोड़, जिसकी वजह से मुगले आजम को वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म का टाइटल मिला। और ऐसे करते करते 16 साल बीत गए और फाइनली 5 अगस्त 1960 में ये फिल्म रिलीज हुई और मुगले आजम इंडिया का हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म बन गया। इनफैक्ट ये टाइटल मुगले आजम के पास 15 साल तक था। तो आई गेस एट द एंड ऑफ द डे परफेक्शन ने इस फिल्म को परफेक्ट बना ही दिया। And Bimal Roy, when he went away, Bimal Roy said nobody can make Ramayana the way he can. उन्होंने एक ही बात कही कि मुझे ख्याल आता है कि लंका तो सोने की नगरी थी, तो जब लंका जली थी तो सोना तो पिघल के बहा होगा। क्या बात। तो तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या मुगले आजम इंडिया की शानदार फिल्मों में से एक है? और अगर तुमने मुगले आजम देखी तुम्हारा क्या फेवरेट सीन है और मुगले आजम का तुम्हारा फेवरेट गाना कौन सा है? वेल मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ऐसे कौन से फिल्म की मेकिंग स्ट्रगल के बारे में तुम चाहते हो मैं बात करूं, वेल वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और अगर तुम चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ में वो जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाना बिल्कुल मत भूलना। हम ऐसे वीडियोस आपके लिए हर हफ्ते लाते रहेंगे। आप हमें हमारे सोशल हैंडल्स पे भी फॉलो कर सकते हैं, ये हमारे सोशल हैंडल्स। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय। आउटस्टैंडिंग, मतलब ये वीडियो फुल ऑफ सरप्राइजेस थी और आपको सरप्राइजेस ऐसे हैं कि मिलते ही चले जा रहे हैं। मतलब सबसे बड़ी बात ये कि 16 साल लगे ये मूवी बनने के अंदर और 16 साल के अंदर अपने आप को उस तरह से मेंटेन रखना आसान बात नहीं होती। मतलब आप सारे कैरेक्टर्स को देखो, आपको कहीं पे भी ये नहीं लगता कि भाई टाइम इतना चेंज हो गया, वो इतना एज कर रहे हैं। खास तौर पे जो हीरो और हीरोइन है दिलीप कुमार जी और मधुबाला जी, आप देखिए उनको 16 साल तक अपने आप को एग्जैक्टली उसी फिजिक के अंदर उसी नेचर को अपने बरकरार रखना पड़ता है। बिल्कुल ऐसे ही। और हमें यहाँ पे क्योंकि अब ये पता है कि मधुबाला जी बीमार थी, सो उनके लिए ये चीज काफी टफ हो गई ना, हेल्थ को काफी सही रखना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और उसके बाद सारा क्रेडिट बेसिकली जाता है के आसिफ को, जिन्होंने उस चीज़ को ऐसे सोचा कि भाई मुझे अगर
परफेक्शन चीज उनके अंदर थी और वो चीज चाहते थे कि एग्जैक्टली वैसे बने, तो वो चीज वैसे बन आप के देखिए आई। उन्होंने जो विजन के अंदर चीज अपनी ली, उन्होंने एग्जैक्टली उसको वैसे ही क्रिएट किया, चाहे उनको जितनी मर्जी दफा उसको दोबारा से काम करना पड़े, जब तक उनको वो उनका मनपसंद शॉट नहीं मिल गया उन्होंने उसको छोड़ा नहीं। तो आप ये देखिए ना कि इस मूवी का हर एक सीन आइकॉनिक है, हर डायलॉग आइकॉनिक है। मतलब आप देखो यार, खाली एक सीन जिसमें मोती गिरते हुए दिखाने हैं, उसके अंदर उनको वो चीज उस तरह से नहीं मिलती हो जाते हैं, असली मोती उन्होंने मंगवाए उसको। मतलब आप कॉस्ट्यूम्स की यहाँ बात करो, आप ज्वेलरी की बात करो, हथियार जो वहाँ दिखाए जा रहे हैं, फिर फौज जितनी आ गई, वो भी मतलब हम लोग समझते थे कि बस ऐसे ही वो शूट किया होगा पर्दे पे, लेकिन आज हमें ये चीज पता चल रही है कि हर चीज रियल वहाँ पे बिल्कुल। और स्पेशली जो सेट था, वो प्यार किया तो डरना क्या का जो शीश महल का उन्होंने किया हुआ, एक तो वो सेट इतना खूबसूरत है, लेकिन उसके साथ लाइटिंग को कंट्रोल करने में उनको कितनी प्रॉब्लम आई ये आज हमने जाने। सो वो ही बात है ना ज़ारा, कि हम लोग एक मूवी को देखते हैं लेकिन हम उसके पीछे उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, कैसे वो चीज़ बनाई गई, हम उसको कभी भी नहीं देखते। और आज इतने सालों के बाद, मतलब 1960s में वो मूवी रिलीज हुई थी, और आज हम 2026 के अंदर ये बात कर रहे हैं कि भाई ये मूवी उस टाइम की इतनी मुश्किल मूवी थी और इतना बजट था उसका कि आप देखो कि 1.5 करोड़ एक्सीड कर चुके थे वो। हाँ जी। और आप देखें कि उस टाइम पे वो कहें कि जब 10 लाख के में पूरी फिल्म बनती थी, उस मूवी का खाली एक गाना 10 लाख में शूट हुआ, सेट बना खाली उसका, और फिर 105 गाने रिजेक्ट हुए, और उसके बाद जाके ये आइकॉनिक गाना हमारे सामने आता है जो आज भी उसी तरह से फेमस है कि भाई जब प्यार किया तो डरना क्या। कमाल की वीडियो थी, बहुत मजा आया। बाकी आप कुछ बताना चाहते हो तो हमें जरूर बताइएगा, वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, आपने जरूर बताया। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपसे अगली वीडियो में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।